फेडरल बोर्ड जनरल साइंस क्लास 9th का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पास्ट पेपर 2019 का है और आज की वीडियो में हम इसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो इससे पिछली वीडियोस में हम इसी पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन सी में क्या है? सेक्शन सी के टोटल मार्क्स 24 हैं और हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 4 क्वेश्चंस में से स्टूडेंट्स आपने 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम ये सारे चारों के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे इस फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रेडियो? रेडियो क्या है? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर एंड रेडियो रिसीवर। तो रेडियो ट्रांसमीटर और रेडियो रिसीवर की वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। ऑल्सो ड्रॉ देयर ब्लॉक डायग्राम्स, और इनकी ब्लॉक डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है। तो हम अपनी आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं। तो आंसर शीट में हम सबसे टॉप पे सेक्शन का नाम लिखेंगे और ये सेक्शन सी है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे और हम अब इसके सोल्यूशन या आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो रेडियो क्या है? रेडियो इज द टेक्नोलॉजी ऑफ सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग यूजिंग रेडियो वेव्स। तो रेडियो टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन या जो राब्ते का जरिया होता है वो रेडियो वेव्स होती हैं। तो अब हम रेडियो ट्रांसमीटर और रेडियो रिसीवर की वर्किंग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे क्या है? रेडियो ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये क्या हैं? ये बरकी आलात या बिजली से चलने वाले डिवाइसेस हैं या आलात हैं दैट मैनिपुलेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिजली का इस्तेमाल करती हैं। ये वाले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं रिजल्टिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिसके नतीजे में मुफीद जो इंफॉर्मेशन या इत्तला होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है यानी मुंतकिल हो जाती है थ्रू द एटमॉस्फेयर और स्पेस। हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर या फिजा मौजूद होती है उसके या स्पेस या खला के थ्रू ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। तो रेडियो ट्रांसमीटर क्या है? ए रेडियो ट्रांसमीटर कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। तो रेडियो ट्रांसमीटर में काफी ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठा काम करते हैं टू जनरेट रेडियो वेव्स, ताकि रेडियो वेव्स पैदा हो सकें दैट कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो रेडियो वेव्स में यूजफुल मुफीद इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि ऑडियो, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो साउंड की शक्ल में भी हो सकती है, आवाज की शक्ल में भी हो सकती है, वीडियो की शक्ल में भी हो सकती है या डिजिटल डाटा की शक्ल में भी हो सकती है। तो रेडियो ट्रांसमीटर में पावर सप्लाई का क्या काम है? पावर सप्लाई प्रोवाइड्स द नेसेसरी इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट द ट्रांसमीटर। तो पावर सप्लाई जो होती है वो इलेक्ट्रिकल यानी जो बरकी पावर होती है वो सप्लाई करती है ताकि ट्रांसमीटर जो है वो काम कर सके। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है जो कि रेडियो ट्रांसमीटर में होता है? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्रिएट्स ऑल्टरनेटिंग करंट एट द फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेटर जो होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है या बनाता है एट द फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पे ऑन विच द ट्रांसमीटर विल ट्रांसमिट, जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमीटर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट या मुंतकिल कर सके। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर का क्या काम है? एड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द कैरियर वेव। मॉड्यूलेटर जो होता है वो उस वेव को या लहर को जो है वो इंफॉर्मेशन देता है या उस इंफॉर्मेशन में इजाफा करता है, इसे कैरियर वेव कहा जाता है। देयर आर 2 मेन वेज टू ऐड दिस इंफॉर्मेशन। 2 तरीके होते हैं इस इंफॉर्मेशन को कैरियर वेव में ट्रांसमिट करने के। द फर्स्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आर AM। एक को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या AM कहते हैं जो कि मेक स्लाइड इंक्रीज और डिक्रीज टू द इंटेंसिटी ऑफ द कैरियर वेव, जो इस कैरियर वेव में हल्की सी इंक्रीज यानी हल्का सा ज्यादा करता है या कम करता है इंटेंसिटी को, इस कैरियर वेव की शिद्दत को ज्यादा या कम करने का काम करता है। द सेकंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और FM, और दूसरे को कहते हैं FM या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मेक स्लाइट इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्या काम है कि वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करने का काम करता है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एम्पलीफाइज
एम्प्लीफाइज द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। तो एक दफा जब कैरियर वेव जो है वो मॉड्यूलेट हो जाती है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं, तो ये उसको एम्प्लीफाई कर देती है, यानी ये उसको इंक्रीज कर देती है ताकि इसकी जो पावर है रेडियो ट्रांसमीटर की वो इंक्रीज कर सके। द मोर पावरफुल द एम्पलीफायर, जितना एम्पलीफायर जो है वो ताकतवर होगा, द मोर पावरफुल द ब्रॉडकास्ट, तो जो नशरियात होगी वो उतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंटीना। एंटीना कन्वर्ट्स द एम्पलीफाइड सिग्नल टू रेडियो वेव्स। तो एंटीना कैच करेगा सिग्नल्स को, तो यहाँ से जो एम्पलीफायर की मदद से सिग्नल्स आए थे, एम्पलीफाइड सिग्नल्स आए थे, उनको तब्दील कर देगा रेडियो वेव्स में। तो अब हम ब्लॉक डायग्राम से भी देख लेते हैं रेडियो ट्रांसमीटर कैसे काम करता है। यहाँ पे ये पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई करेगी। इसके बाद ऑसिलेटर का काम जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद मॉड्यूलेटर है, तो मॉड्यूलेटर जो है वो किसी भी सिग्नल, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो, उसको चेंज करेगा। उसके बाद एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा या ज्यादा पावरफुल बनाएगा, और उसके बाद एंटीना जो है इस वेव को कन्वर्ट कर देगा रेडियो वेव में। तो ये तो था रेडियो ट्रांसमीटर। अब हम रेडियो रिसीवर को भी सॉल्व कर लेते हैं या यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो रेडियो रिसीवर क्या है? तो रेडियो रिसीवर जो है वो रेडियो ट्रांसमीटर का अपोजिट है या मुतजाद है। इट यूजेस एन एंटीना, ये एंटीना को इस्तेमाल करता है टू कैप्चर रेडियो वेव्स, ताकि रेडियो वेव्स को कैप्चर करे या कैच कर सके। प्रोसेसेस दोज वेव्स, तो एक दफा जब ये रेडियो वेव्स को कैप्चर कर लेता है एंटीना, तो उसको प्रोसेस करता है, यानी फर्दर आगे की तरफ प्रोसेस करता है, ताकि सिर्फ टू एक्सट्रैक्ट सिर्फ वो निकाला जा सके, ओनली दोज वेव्स, सिर्फ वो वाली वेव्स निकाली जा सके दैट आर वाइब्रेटिंग, जो कि मूव कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं एट द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी में जो कि डिजायर्ड है या जिसकी जरूरत है। एक्सट्रैक्ट्स द ऑडियो सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल्स को अलग करती है दैट वर एडेड टू दोज वेव्स, जो कि उन वेव्स में ऐड किए गए थे। एम्पलीफाइज द ऑडियो सिग्नल्स, तो ऑडियो जो साउंड वाले सिग्नल्स होते हैं उनको इंक्रीज करती है। एंड फाइनली प्लेस देम ऑन ए स्पीकर, तो फाइनली स्पीकर पे उन जो ऑडियो वेव्स हैं उनकी आवाज आती है या हमें साउंड सुनाई देती है। एंटीना क्या करता है? कैप्चर द रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स को कैप्चर करता है। RF एम्पलीफायर, अ सेंसिटिव एम्पलीफायर, ये एक हसास सा एम्पलीफायर होता है या डिवाइस होती है दैट एम्पलीफाइज, जो ज्यादा करता है द वेरी वीक रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको एम्पलीफाई करता है या उसको इंक्रीज कर देता है। फ्रॉम द एंटीना, एंटीना से कैप्चर करने के बाद सो दैट द सिग्नल कैन बी प्रोसेस्ड बाय द ट्यूनर, ताकि जो सिग्नल्स हैं उनको फर्दर प्रोसेस कर सके या आगे की तरफ मूव कर सके ट्यूनर। तो ट्यूनर क्या है? ए सर्किट, ये एक सर्किट होता है दैट कैन एक्सट्रैक्ट सिग्नल्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये खास फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को अलग करता है फ्रॉम अ मिक्स ऑफ सिग्नल्स, यानी सिग्नल के मिक्सचर से खास फ्रीक्वेंसी को निकालता है ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और वो खास जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो इसी मिक्सचर का पार्ट होती है, लेकिन ट्यूनर उनको अलग कर देता है। डिटेक्टर क्या है? डिटेक्टर यानी शनाख्त करने वाला कोई आला है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द ऑडियो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव, तो जो डिटेक्टर होता है वो अलग करता है ऑडियो इंफॉर्मेशन को, यानी जो साउंड की इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरियर वेव से अलग कर देता है। ऑडियो एम्पलीफायर, दिस कंपोनेंट्स जॉब इज टू एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स, ये क्या करता है? ऐसा डिवाइस है जो कि कमजोर सिग्नल्स को पावरफुल करता है या इंक्रीज करता है दैट कम फ्रॉम द डिटेक्टर, जो कि डिटेक्टर से आते हैं, सो दैट इट कैन बी हर्ड, ताकि वो आवाज आ सके। अब हम रेडियो रिसीवर की भी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रेडियो रिसीवर जो है वो रेडियो ट्रांसमीटर का उलट है, क्योंकि रेडियो ट्रांसमीटर में एंटीना एंड पे था, जबकि रेडियो रिसीवर में सबसे पहले एंटीना है, उसके बाद RF एम्पलीफायर है, फिर ट्यूनर है, फिर डिटेक्टर है, फिर ऑडियो एम्पलीफायर है, और लास्ट में स्पीकर है जहाँ से साउंड सुनाई देती है। तो इस तरह से यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन कैंसर, ऑल्सो राइट इट्स सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स, यानी कैंसर के बारे में डिटेल्ड नोट लिखना है, इसके सिम्टम्स, इसकी अलामात और इसके इलाज के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करना है। तो हम दोबारा से अपनी आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं। तो कैंसर क्या है? कैंसर रेफर्स टू एनी वन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस। कैंसर
रेफर का मतलब होता है बताना, यानी कैंसर हमें बताता है लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस, यानी इसमें लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस होती हैं कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। यानी ये एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा वर्ड है जिसमें कि क्या होता है, जिसकी अलामत क्या है या आइडेंटिफिकेशन क्या है कि एबनॉर्मल सेल्स की डेवलपमेंट होती है दैट डिवाइड, जो कि तकसीम करते हैं अनकंट्रोलेबली, यानी वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं सेल्स और उनकी बहुत ज़्यादा डिविजन्स होती हैं एंड हैव द एबिलिटी टू इनफिल्ट्रेट एंड डिस्ट्रॉय नॉर्मल टिश्यूज, और वो इर्द गिर्द के साथ वाले सेल्स में जाके उनके टिश्यूज को ट्रॉय कर देते हैं, यानी खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कैंसर ऑफन हैज द एबिलिटी टू स्प्रेड थ्रू आउट योर बॉडी, यानी कैंसर के अंदर ये एबिलिटी होती है ये पूरे जिस्म में फैल सके। तो इसकी अलामात क्या है? फैटीग यानी थकन का होना, लंप आर एरिया ऑफ थिकनिंग दैट कैन बी फेल्ट अंडर द स्किन, तो जिल्द के नीचे एक लंप सा होता है, यानी एक उभार सा होता है जो कि थिक होता है। इसके अलावा वेट यानी वजन में चेंजेस आते हैं, तब्दीलियां आती हैं, इंक्लूडिंग अन इंटेंडेड लॉस आर गेन, या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है वजन या बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा परसिस्टेंट कफ यानी बहुत लंबे अरसे तक खांसी का रहना, और ट्रबल ब्रीदिंग या सांस लेने में दुश्वारी का महसूस होना। इसके अलावा डिफ़िकल्टी स्वेलविंग यानी किसी चीज़ को निगलने में मुश्किल का पेश आना। इसके अलावा परसिस्टेंट इनडाइजेशन और डिसकम्फर्ट आफ्टर ईटिंग, बहुत लंबे अरसे तक हाजमे का खराब होना या खाना खाने के बाद डिसकम्फर्ट, आरामदेह महसूस ना करना। इसके बाद एक और सिम्टम क्या है या अलामत क्या है? अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आता है बगैर किसी इंजरी या बगैर किसी वजह के। तो अगर हम कैंसर की वजूहात की बात करें तो इसकी वजह क्या होती है कि जो हमारा जेनेटिक मटीरियल या विरासती मादा होता है उसमें चेंज आता है, उसमें तब्दीली आती है, और इस तब्दीली को म्यूटेशन कहते हैं। और जो हमारा विरासती मादा होता है उसमें तब्दीली कैंसर की वजह हो सकती है। अब हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है ट्रीटमेंट क्या है कैंसर की। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट यानी इलाज और प्रिवेंशन और बचाव की बात करें तो सर्टन टाइप ऑफ कैंसर्स यानी कैंसर की काफ़ी ज़्यादा जो किस्में होती हैं वो उनको रोका जा सकता है थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, यानी हमारा जो रहन सहन का तरीका है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, अगर हम उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर लें तो इससे बचा जा सकता है। जैसे कि स्टॉप स्मोकिंग, तंबाकू नोशी से बचा जाए। स्मोकिंग इज़ लिंक्ड टू सेवरल टाइप ऑफ कैंसर नॉट जस्ट लंग कैंसर, यानी जो स्मोकिंग है, तंबाकू नोशी, उसका जो ताल्लुक है वो सिर्फ फेफड़ों के कैंसर से नहीं है बल्कि और भी काफ़ी ज़्यादा कैंसर की टाइप्स हैं जिसका ताल्लुक स्मोकिंग से है। इसके अलावा स्टॉपिंग नाउ विल रिड्यूस योर रिस्क ऑफ कैंसर इन द फ्यूचर, यानी आज अगर स्मोकिंग को स्टॉप कर लिया तो आने वाले वक्तों में ये कैंसर के होने के चांस को कम कर देगा। नंबर 2 क्या है? एक्सरसाइज मोस्ट डेज ऑफ द वीक, यानी हफ्ते में ज्यादातर दिन जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज इज लिंक टू अ लोअर रिस्क ऑफ कैंसर, बाकायदगी से एक्सरसाइज जो है उससे कैंसर का रिस्क या चांस कम हो जाता है। एम फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज मोस्ट डेज ऑफ द वीक, यानी हफ्ते में ज्यादातर दिन जो हैं उनमें हर दिन के हिसाब से 30 मिनट की एक्सरसाइज को अपना एम या अपना मकसद बनाया जाए। नंबर 3 क्या है? ईट अ हेल्दी डाइट, तो हम जो खुराक खाते हैं वो हेल्दी या सेहतमंद होनी चाहिए जिसमें के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल होने चाहिए। इसके अलावा होल ग्रेन यानी अनाज वगैरह होने चाहिए, जैसे कि दालें वगैरह खाने से जो प्रोटीन मिलती है और फिश खाने से जो प्रोटीन मिलती हैं वो लीन प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा मेंटेन अ हेल्दी वेट, अपना वजन बरकरार रखना चाहिए। बीइंग ओवरवेट और ओबेस में इंक्रीज योर रिस्क ऑफ कैंसर, यानी बहुत ज़्यादा जो वजन का ज़्यादा होना या मोटापा होना वो कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। वर्क टू अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट, यानी हेल्दी वेट को अचीव या उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ हेल्दी डाइट, सेहतमंद ग़िज़ा खा के और रेगुलरली एक्सरसाइज करके। तो इस तरह से लाइफस्टाइल चेंज करके कैंसर से बचा जा सकता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड फॉर सम कैंसर्स हार्मोन मेडिकेशंस जो होती हैं वो कैंसर को ट्रीट करती हैं। तो इन सारे ट्रीटमेंट्स का मकसद क्या होता है कि कैंसरस सेल्स को किल करना। तो सर्जरी में क्या होता है? सर्जरी इज यूज टू रिमूव कैंसर सेल्स, सर्जरी में कैंसर सेल्स को जो कि इकट्ठे होते हैं एक जगह उनको हटाया जाता है। रेडिएशन में क्या होता है? खास किस्म की शुआएं इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जो लोकलाइज्ड कैंसर्स हैं, जो बहुत ज्यादा फैले
हुए नहीं होते उसको इलाज किया जा सके। कीमोथेरेपी में मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एंटी कैंसर मेडिसिन होती है ताकि कैंसर का इलाज किया जा सके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे ट्रीटमेंट के साथ कंप्लीट होता है, यानी यहाँ पे जो हमने ट्रीटमेंट्स बताई यहाँ पे आके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत में पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस का किरदार देखना है, किरदार के बारे में लिखना है। तो आंसर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ पोटेशियम के बारे में डिस्कस करते हैं। द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ पोटेशियम इन एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। नंबर 1 क्या है, पोटेशियम इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स एज के पॉजिटिव। पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पोटेशियम को के पॉजिटिव के तो आयन के तौर पे एब्जॉर्ब करती हैं, जज्ब करती हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन वेजिटेटिव टिश्यूज यूजुअली रेंज फ्रॉम 1 to 4% ऑन ए ड्राई मैटर बेसिस। तो वेजिटेटिव पार्ट्स की अगर हम बात करें जैसे रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह होते हैं तो उनमें पोटेशियम की जो मिकदार है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो 1 से 4% होती है। नंबर 2, मैनी प्लांट एंजाइम्स रिक्वायर पोटेशियम फॉर देयर एक्टिवेशन। एंजाइम्स जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं वो अपना रोल परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको पोटेशियम की ज़रूरत होती है। एक और रोल देख लेते हैं, पोटेशियम इज इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर एंड सॉइल गार्डनिंग। तो पोटेशियम जो है वो ज़राअत और सॉइल की जो गार्डनिंग होती है उसमें पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। इट इज़ यूज्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट जुज़्व के तौर पे इस्तेमाल होता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स हैव बीन सीन टू, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, फसलों की यील्ड को यानी पैदावार को बढ़ाते हैं। इनहेंस प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, जो अनाज के दाने होते हैं उनकी प्रोडक्शन, उनकी क्वांटिटी को ज्यादा करते हैं। और ये जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, ये रिच होते हैं स्टार्च में यानी कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन्स में। तो इस तरह से पोटेशियम अपना रोल एग्रीकल्चर में प्ले करता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, यानी पौधों की नशोनुमा और पौधों की ग़िज़ाइयत के लिए कैल्शियम अपना बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं इन प्लांट्स। कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 1%, यानी जो कैल्शियम की मिकदार है पौधों में वो 0.2 से 1% होती है। कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स, यानी जब कैल्शियम जो है वो कैल्शियम पेक्टेट की फॉर्म में होती है तो ये सेल वॉल्स में मौजूद होती है और सेल वॉल्स को इकट्ठा जोड़े रखती है। व्हेन कैल्शियम इज डेफिशिएंट, जब कैल्शियम पौधों के अंदर कम हो जाती है, न्यू टिश्यूज सच एज रूट टिप्स, जैसे कि पौधों की जो जड़ें होती हैं उनकी जो टिप्स होती हैं, उनकी जो नोकें होती हैं, इसके अलावा यंग लीव्स जो होते हैं, न्यू बॉर्न जो लीव्स होते हैं, इसके अलावा जो शूट की टिप्स होती हैं, जो यंग स्टेम होती हैं, उनकी जो टिप्स होती हैं ऑफन एग्जिबिट डिस्टॉर्टेड ग्रोथ। तो कैल्शियम की कमी की वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो नशोनुमा होती है तो वो ठीक नहीं होती। और वो क्यों ठीक नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल के अंदर जो कैल्शियम है वो कम है, तो सेल वॉल प्रॉपर नहीं होती, इसलिए उनकी जो टिप्स होती हैं वो भी खराब होती हैं, यानी प्रॉपर शेप में नहीं होती। इट has an important role in the structure and permeability of cell membrane of plant cells, यानी पौधों के सेल्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल का पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, तो वो कुछ मटेरियल्स को अलाउ करते हैं अपने अंदर आने के लिए और कुछ को नहीं अलाउ करते। तो इसको कहते हैं सेमी परमिएबिलिटी। और परमिएबिलिटी क्या होती है, यानी अलाउ करना। तो सेल मेम्ब्रेन की जो ये खासियत होती है या जो ये फंक्शन होता है उसमें कैल्शियम अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर में भी, सेल के स्ट्रक्चर में भी कैल्शियम अपना रोल प्ले करता है। लैक ऑफ कैल्शियम यानी Ca2 पॉजिटिव अगर प्लांट सेल्स में कम हो जाए या ना हो तो रिजल्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है। नेक्स्ट रोल क्या है, कैल्शियम हेल्प टू मेंटेन केमिकल बैलेंस इन द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर मिकदार में होते हैं, जो कि सॉइल की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, यानी सॉइल की फर्टिलिटी या जरखेजी के लिए ज़रूरी हैं, तो उसमें भी यानी सॉइल केमिकल बैलेंस में भी कैल्शियम अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये रिड्यूस सॉइल सैलिनिटी, तो ज़मीन की नमकीनी जो होती है, सैलिनिटी यानी जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उसमें कमी करती है। एंड इम्प्रूव्स वाटर पेनिट्रेशन, और पानी के जज्ब होने में मदद देती है। तो ये तो था प्लांट्स के अंदर या एग्रीकल्चर में कैल्शियम का रोल।
अब फास्फोरस का रोल देख लेते हैं कि फास्फोरस अपना क्या किरदार अदा करता है। फास्फोरस इन मोस्ट प्लांट्स इन कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन 0.1 टू 0.4%, यानी कि इसकी ये परसेंटेज होती है पौधों के अंदर। प्लांट्स एब्जॉर्ब आइदर, पौधे जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं H2PO4 यानी डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन को, या हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4 आर्थ्रोफॉस्फेट आयन की फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं फास्फोरस प्लांट बॉडी के अंदर। इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है किन कंपाउंड से, ADP से और ATP से। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें भी फास्फोरस मौजूद है और ATP में भी फास्फोरस मौजूद है। व्हेन दीज फॉस्फेट कंपाउंड स्प्लिट ऑफ, जब ये फॉस्फेट कंपाउंड जो हैं वो अलग होते हैं, टूटते हैं, अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, तो बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, यानी पौधे जो हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए इसको और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं इस एनर्जी को। फॉस्फोरस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सुपर फॉस्फेट एंड ट्राई फॉस्फेट इन फर्टिलाइजर्स, तो इन फॉर्म्स में फर्टिलाइजर्स में भी फास्फोरस इस्तेमाल होता है। फास्फोरस इज वाइटल टू प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इज़ फाउंड इन एवरी लिविंग प्लांट सेल, और ये प्लांट के हर सेल में पाया जाता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन सेवरल की प्लांट फंक्शंस, कुछ प्लांट फंक्शंस की अगर हम बात करें जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड प्रिपेयर होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शुगर्स एंड स्टार्च का प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट मूवमेंट, यानी जो गज़ाई अज्जा हैं जब वो मूव करते हैं प्लांट्स के अंदर तो इसमें भी फास्फोरस का रोल है। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, और दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ए पार्ट को देख लेते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो इंटर कन्वर्जन किसे कहते हैं? जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो। तो एनर्जी के लिए ये कॉमन है, यानी आम सी बात है कि एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो। ताहम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कि फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट असूल है या लॉ है, तो उसके मुताबिक एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो सकती है, लेकिन एनर्जी जो है वो क्रिएट भी नहीं की जा सकती और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, यानी कि ख़त्म की जा सकती है। तो फिजिक्स की ये जो थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शोज हाउ एवर दैट मैस एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, कि मैस और एनर्जी जो है वो बराबर है, एंड दस दैट वन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर, और एक फॉर्म जो है वो दूसरी में तब्दील हो सकती है। एज अ रिजल्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंक्लूड्स बोथ मैस एंड एनर्जी। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैस और एनर्जी दोनों शामिल हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो होती है, एनर्जी की तब्दीली बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिकली, यानी अमली तौर पे। जैसे कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, यानी जब ईंधन जलाया जाता है तो केमिकल एनर्जी हरारत और लाइट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल स्टोरेज बैटरी में केमिकल एनर्जी तब्दील होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड कन्वर्सली का मतलब है और इसका उलट भी होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, स्टार्च बनती है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट या फूड बनता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो जो ग्रीन पौधे होते हैं वो लाइट एनर्जी जो कि सूरज से आती है उसको केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज काइनेटिक एनर्जी को तब्दील करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? बहते हुए पानी से। इसी तरह जो न्यूक्लियाई एक्सप्लोजन होती है या न्यूक्लियस के अंदर जो धमाके वगैरह होते हैं तो उससे जो है वो नामुकम्मल तौर पे मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो होते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है या शो करता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं? जो बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि जो सूरज की एनर्जी है। तो इसमें क्या होता है कि जो सूरज की एनर्जी होती है उसको हीट यानी हरारत की फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है, ना कि डायरेक्ट जो है वो सन्स की जो एनर्जी होती है या सूरज की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, बल्कि सूरज की जो शुआएं होती हैं उसको हरारत की फॉर्म में जमा किया जाता है। मिसाल के तौर पे सोलर फोटोवोल्टिक्स में जो एनर्जी होती है वो सोलर एनर्जी होती है। तो जो सोलर एनर्जी होती है वो हाउसेज में
घरों में इसके अलावा इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो जो सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम है वो कामयाबी से यानी सक्सेसफुली इस्तेमाल होते हैं उन एरियाज में भी जिनमें के सनशाइन जो है वो सर्दियों में बहुत कम होती है। हीटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? कलेक्टर, स्टोरेज डिवाइस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे पूरा हीटिंग सिस्टम शो किया गया है। तो मुख्तलिफ किस्म के पंप्स होते हैं, इसके अलावा ग्लास के कवर्स होते हैं जिसके ऊपर कॉपर की ट्यूब्स वगैरह लगी होती हैं, तो जो कि सन रेज को कैप्चर करके उनको हीट में तब्दील करने का काम करती हैं। तो इस तरह से जो हाउस में जो सोलर सिस्टम है वो काम करता है। तो यहाँ पे आके बी पार्ट कंप्लीट होता है। तो आज हमने फेडरल बोर्ड जनरल साइंस क्लास 9th के 2019 का पेपर सॉल्व किया और आज की वीडियो में हमने इसका सेक्शन सी सॉल्व किया।